10 नवंबर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद आज कुछ तस्वीरें आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा से लौटे और लौटने के फौरन बाद सीधे दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। ब्लास्ट में घायलों का हालचाल उन्होंने जाना, एक एक से बारीकी से समझने की कोशिश की कि क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी अब से ठीक 40 मिनट के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक करने वाले हैं और उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीसीएस की बैठक। सीसीएस की इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री के साथ 4 सबसे शक्तिशाली मंत्रालय, कौन कौन से? एक तो प्रधानमंत्री जिनकी अध्यक्षता में यह बैठक होगी, फिर उनके बगल में बैठेंगे गृह मंत्री अमित शाह, फिर उसके बाद विदेश मंत्री, फिर रक्षा मंत्री, फिर वित्त मंत्री, वित्त मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण। चारों मंत्रियों के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, वो भी शामिल होंगे। अब क्या जरूरत है इस बैठक की, इसे भी समझ लीजिए। याद रखिएगा, सीसीएस की बैठक ये वो बैठक है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आतंक पर प्रहार के सारे सख्त फैसले लिए गए हैं, लिए जाते रहे हैं। मतलब देश का कोई महत्वपूर्ण बड़ा फैसला इसी बैठक में होता है, इसीलिए इस बैठक पर सबकी नजर है। दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पूरे मामले से पर्दा जो है वो हटता जा रहा है। हम सोर्सेस के टच में हैं और ये सोर्सेस कौन है? ये जो जितने भी अधिकारी इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो अलग अलग एजेंसियां जुटी हुई हैं, हमारे रिपोर्टर्स उनके संपर्क में हैं। तो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद और अंसार गज़वत उल हिंद से है। अंसार गज़वत उल हिंद ये क्या है? उसका मुख्य मकसद क्या है? कश्मीर को शरिया कानून के तहत स्वतंत्र इस्लामी राज्य बनाना और भारत में जिहादी आतंक फैलाना। यह संगठन मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक्टिव है। इन दोनों आतंकी संगठनों ने भारत में खुफिया एजेंसियों के सटीक एक्शन के कारण आतंक का एक नया मॉड्यूल तैयार किया। इसके लिए इन लोगों ने ऐसे प्रोफेशनल्स को चुना जिनका समाज में रुतबा होता है, सम्मान होता है, जिसकी वजह से उन पर शक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये तो ऐसा नहीं करेगा, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो बड़े साबिर लोग हैं, ये तो बड़े ज़हीन समझदार किस्म के लोग हैं, ये ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। उस टाइप के लोगों को चुना और इसीलिए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल इन लोगों ने तैयार किया, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, हाईली एजुकेटेड पीपल, ये सबको जोड़ा जाता है। ये सब चल ही रहा था कि अचानक देश में अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमला हो जाता है, इनफैक्ट किया जाता है। भारतीय फौज उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करती है, जिससे आतंकी संगठन जैश को सबसे बड़ा झटका लगता है, तबाह कर देते हैं, खड़े खड़े जिंदा जल जाते हैं आतंकी। जैश ए मोहम्मद का संस्थापक मसूद अजहर, उसकी बहन सादिया का पति भारत की कार्रवाई में मारा जाता है। सूत्र यह बताते हैं कि उसके बाद सादिया अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए भारत में फिर से एक्टिविटी शुरू करती है। सादिया असल में लखनऊ की रहने वाली थी, यह बता दूं आपको, और फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन से वो सीधे संपर्क में थी कथित तौर पर। डॉक्टर शाहीन के जरिए सादिया अपने मकसद में कामयाब होती, उससे पहले उसके गुर्गे ने गलती कर दी। डॉक्टर शाहीन जो है वो लखनऊ की रहने वाली है। अगर मेरे ख्याल से मैंने ये कहा कि ये जो सादिया है ये लखनऊ नहीं, सादिया नहीं, वो जो पकड़ी गई है डॉक्टर, मैं उसकी बात कर रही हूं, वो लखनऊ की रहने वाली है और कहा जा रहा है कि वो संपर्क में थी वहां सरहद पार। 19 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर के नौगाम में जैश के समर्थन में कुछ विवादित पोस्टर चिपकाए गए। ये पूरी क्रोनोलॉजी समझिएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया और फुटेज जब देखे तो कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और उन लोगों से जब पूछताछ की
तो उसमें एक नाम आया मौलवी इरफान अहमद का। 20 से 25 अक्टूबर 2025 के बीच शोपियन में मौलवी इरफान अहमद और गांदरबल से जमीर अहमद को फिर गिरफ्तार किया जाता है। मौलवी इरफान, इस कैरेक्टर को ध्यान रखिएगा, मौलवी इरफान अहमद से जब बहुत कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर्स का नाम लेता है, उसमें एक डॉक्टर मुजम्मिल आता है। और उसके बाद 30 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस हरियाणा पुलिस की मदद से फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को हिरासत में ले लेती है। जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है, एक तो मुजम्मिल से और वो उस मौलवी से, दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो फिर एक और शख्स सामने आता है और उसका नाम है डॉक्टर आदिल। 5 नवंबर को उसे सहारनपुर से फिर पकड़ा जाता है। पुलिस ने 7 नवंबर को जब इस डॉक्टर आदिल को पकड़ा, तैनाती, मतलब आदिल की जो तैनाती थी वो अनंतनाग के एक हॉस्पिटल में थी। वहां पर छापेमारी होती है, जॉइंट कार्रवाई होती है दोनों राज्यों की पुलिस की तरफ से। तो वहां पर इस डॉक्टर आदिल के लॉकर से AK-56 मिलती है। एक डॉक्टर जिसके गले में स्टेथोस्कोप होना चाहिए, उसके लॉकर में क्या मिलता है? AK-56। यहां से एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं। तीनों से एक साथ पूछताछ होती है। डॉक्टर मुजम्मिल टूटता है, धीरे धीरे सारे राज खोलने लगते हैं। 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच हरियाणा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों पर छापेमारी करती है। और इस दौरान 9 नवंबर को एक मद्रासी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। और ये जो मद्रासी शख्स है, इसकी निशानदेही पर 10 नवंबर को फरीदाबाद से मेवात के रहने वाले इमाम हाफिज मोहम्मद इश्तियाक की गिरफ्तारी होती है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। पीछे क्या चल रहा था, ये जब आप पूरे के पूरे कनेक्शंस को, डॉट्स को जोड़ेंगे ना, तब आपको लगेगा कि इसके पीछे तो बहुत काम हुआ है। तब जाकर ये सारी चीजें सामने आई हैं। पुलिस जब छापेमारी करती है उस इमाम के घर पर, तो क्या निकलता है? 2563 किलोग्राम विस्फोटक। पुलिस को मालूम था कि और भी विस्फोटक कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, इसीलिए दबिश और बढ़ाई जाती है। फिर डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर 360 किलो विस्फोटक की और बरामदगी होती है। और इन सब के बीच डॉक्टर उमर वहां से निकल जाता है, भाग जाता है। और उसी शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले में, लाल किले के पास रेड लाइट पर धमाका होता है। और धमाके के वक्त डॉक्टर उमर अपनी उसी कार में रहता है जिसमें ब्लास्ट होता है। अब कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा जिस मौलवी इरफान अहमद से पूछताछ के आधार पर हुआ है, दरअसल उसी ने डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया। उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में डॉक्टर शाहीन आई, जो पहले से सीधे जैश के संपर्क में थी। और उसके जिम्मे क्या था कि महिला आतंकियों की भर्ती करे, वो नेटवर्क को फैलाए। अब सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों की दबिश और साथियों के पकड़े जाने के बाद डॉक्टर उमर बेहद घबरा गया और इसीलिए उसने विस्फोटकों को ठिकाने लगाने की कोशिश की। 10 नवंबर को लाल किले के पास डॉक्टर उमर ने अपनी कार में विस्फोट किया और यह पैनिक में विस्फोट हुआ। अब इस पूरी कहानी के बीच कुछ सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। जो पहला सवाल किसी भी आदमी के जहन में आ सकता है, किसी भी व्यूअर के जहन में आ सकता है, वो ये है कि पढ़ा लिखा कोई शख्स, पढ़े लिखे डॉक्टर कट्टरपंथी मौलवियों की चाल में क्यों फंस रहे हैं? लखनऊ की डॉक्टर शाहीन मसूद असर की बहन के संपर्क में कैसे आ जाती है? अमोनियम नाइट्रेट वाली योजना किसके दिमाग की उपज है? आज इन्हीं सवालों का जवाब गूंज में हम अपने एक्सपर्ट पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। शुरू कर रहे हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। उनके बगल में पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब दिख रहे हैं।
हमारे साथ स्मिता प्रकाश भी जुड़ चुकी है, ANI की एडिटर हैं। हमारे साथ कर्नल दानवीर सिंह भी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विक्रम जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूं। ये जितना कुछ अब तक हमें समझ में आया है, अगर ये पकड़ में नहीं आता सर, तो जैसा कल दानवीर जी कह रहे थे कि रुबिका लियाकत ओक्लाहोमा जो 1995 में हुआ था कि पूरे के पूरे शहर को उड़ा दिया गया था, हजारों लोगों की मौत हो गई थी, इसे कोई नहीं रोक सकता था। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? रुबिका जी नमस्कार। सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा विनम्र नमस्कार। कर्नल साहब ने बिल्कुल सही बिंदु कहा है। ओक्लाहोमा ब्लास्ट से 1000 किलो ज्यादा एमोनियम नाइट्रेट यहां बरामद हुआ है। आप समझ सकती हैं, वो तो भयावह था ही, ये विभत्स और भयानक दोनों हो जाता। ये संतोष का विषय है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको जल्दी से जल्दी इसको दस्तयाब करके अपनी कार्रवाई को एक तरीके से काफी हद तक उनको कामयाबी मिली। हालांकि इसकी भी आलोचना बहुत हद तक की जा रही है, लेकिन आलोचना का कोई औचित्य नहीं है। अगर मौका रहा तो मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि 28 अक्टूबर को जब ये डॉक्टर राठा श्रीनगर में उससे चिपका रहे थे जैश ए मोहम्मद के, तभी ये रेड फ्लैग हो गया था और इनको सहारनपुर से उठा लिया, जहां पर ये इंटरनल मेडिसिन के, आपने सही कहा, MBBS और MD इंटरनल मेडिसिन के विशेषज्ञ वहां पे जाकर के एक अच्छा ताना बाना बुन करके डॉक्टर साहब और बिल्कुल हर दिन अजीज हो गए थे। निकाह भी किया वहां पे। और बाकी जो आपने कहा कि ऐसा व्हाइट कॉलर स्लीपर मॉड्यूल ये पहली बार आया, और व्हीकल मूविंग IED ये पहला ग्रेट शिफ्ट किया है जैश ए मोहम्मद ने, और ये नई चीज है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पढ़े लिखों की कमी नहीं है। ओसामा बिन लादेन 9/11 जो हुआ था जी, 9/11 जो किया था, वो पायलट्स जर्मनी के ट्रेंड थे, और पाकिस्तान की आफिया सिद्दीकी एक वर्ल्ड की मानी हुई बायोकेमिस्ट है। टेरर एक्टिविटीज में अमेरिका में 50 साल की उनको सजा मिली है। और इसी तरीके जो डॉक्टर्स आए हैं, शायद इसलिए कि डॉक्टर्स की बहुत ऊंचा ओहदा होता है, आसानी से उन पे शक नहीं जाता है। और अगर कोई बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट करना हो या कैस्टर ऑयल से उस तरीके का जहर निकालना हो, तो शायद इनको ज्यादा अच्छा अवसर मिलेगा। आपने डॉक्टर शाहिदा का नाम लिया है। ये भी फार्माकोलॉजी की अच्छी पासशुदा डॉक्टर रही हैं। प्रयागराज मेडिकल कॉलेज से सरकारी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके GSVM कानपुर में उन्होंने नौकरी की। लेकिन कौन सा रेडिकलाइजेशन हो गया, ये आगे चरमपंथियों की टोली में, और अब आपके सामने जो है वो घटनाक्रम है। ओके, अब स्मिता, ये जो CCS की बैठक हो रही है, मतलब जब भी इस तरह की बैठक होती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं कि और जब हमें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट भी हम सब नहीं भूले, जहां पर उन्होंने कहा था कि एनी एक्ट, अब अगर ऐसा कोई भी आतंकी हमला होता है तो ये देश के ऊपर वॉर के तौर पर लिया जाएगा, इट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इस CCS की बैठक को आप कितना अहम मानती हैं? बहुत अहम मानती हूँ, क्योंकि जो जैसे कि सर ने कहा कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है ये एक नया फिनोमिनन नहीं है, लेकिन भारत के लिए कम से कम इट इज कंपैरेटिवली अ न्यू फिनोमिनन। तो सबको हैरान कर दिया था कि दिल्ली में जो धमाके हुए थे, वो डॉक्टर्स पर इल्जाम लगाया गया कि वो जो डॉक्टर था वो धमाका कर रहा था, उसने पदार्थ जमा किए देश में दहशत और तबाही फैलाने के लिए, और उनमें से एक डॉक्टर नहीं, इतने सारे डॉक्टर्स थे जो ये सब कर रहे थे। और लेट्स नॉट फॉरगेट कि गुजरात में एक डॉक्टर था जिसने चाइना से MBBS की डिग्री हासिल की। पता नहीं चाइना में क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, पर खैर बांग्लादेश भी गए हैं कुछ डॉक्टर्स कश्मीर से MBBS करने के लिए। इनमें से ही जो डॉक्टर पकड़े गए हैं वो राइसिन, ये जो गुजरात का डॉक्टर है वो राइसिन लेके, एक घातक जहर है, उसको वो इस्तेमाल करना चाहता था। ये बायो टेररिज्म है। मतलब 3 दिन में हमने देखा है मूविंग व्हीकल टेररिज्म, हमने देखा है राइसिन का बायो टेररिज्म, और तीसरा हम देख रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट इतनी भारी पारावात में, भारी संख्या में ये सब चीजें इकट्ठा की गई हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये मतलब इट इज नॉट, आप कनेक्टिंग ऑफ द डॉट्स करेंगे तो ये CCS का काम होता है। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि CCS इससे क्या करता है। द अदर थिंग विच यू टॉक्ड अबाउट इज कि ये जो गिरफ्तार किए गए हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? क्या ये ISKP का मॉड्यूल है? ये सुरक्षा एजेंसीज इससे देखेंगे कि इज इट कनेक्टेड टू देम? आपने कहा कि अंसार गजवतुल हिंद, ये इनका लिंक जो था पहले
ISIS से लिंक था। उत्तर भारत में ये शरिया इस को लागू करना चाहते हैं। सादिया जिसका मेंशन आपने किया, ये जमात उल मोमिनात की चीफ हैं। शी इज द सिस्टर ऑफ JEM फाउंडर, जैश ए मोहम्मद की जो फाउंडर हैं मसूद अजहर, उनकी सिस्टर हैं। सो यू नो इट्स ऑल कनेक्टेड। तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ एंड उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, JEM के हेडक्वार्टर्स हैं, उनको जब बॉम्ब किया गया, उसके बाद से ही हम हाई अलर्ट पे हैं। आई एम श्योर द सिक्योरिटी एजेंसीज वर ऑन हाई अलर्ट। लेकिन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, जब इज्जतदार पेशेवर लोग जो हैं, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, ये खुद हथियार उठाते हैं, ये खुद जहर लेते हैं और आइडियोलॉजी के जरिए सिर्फ रेडिकलिज्म नहीं, ये मास किलिंग्स पर उतर आते हैं। तो ये हमारे ऑफिसेज में अब घुस गए हैं, हमारे क्लिनिक्स में घुस गए हैं, ये अंदर पल रहे हैं, अंदर बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे भरोसे का, हमारे इनोसेंस का फायदा उठा रहे हैं। तो ये जो डी रेडिकलाइजेशन जो प्रोग्राम चल रहा है पिछले 15-20 सालों से भारत में चल रहा है, दिस डी रेडिकलाइजेशन नाउ हैज टू बी टेकन ऑन अ वॉर फुटिंग। हाँ, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते रह जाएंगे और किसी दिन ये राइसिन नाम की जो चीज़ है वो घरों में पहुंच जाएगी, हमारे घरों के नलों में पहुंच जाएगी, हमारी मिठाइयों में पहुंच जाएगी और हम यहाँ पर बस तू मैं करते रह जाएंगे और बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। कोई किसी से सवाल पूछने लायक भी नहीं रहेगा। ये बात सच है। और इसीलिए कर्नल दानवीर, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक ये वाइट कॉलर है ना। बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने आवाजें ये बुलंद होती हुई कि 2 साल से अगर इकट्ठा हो रहा है, इतना बारूद, इतना असला इकट्ठा हो रहा है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। अमोनियम, क्या कर रही थी हमारी सुरक्षा एजेंसियां, क्या कर रहे थे, वो तालमेल कहां था? कोई किसी को क्यों नहीं बता रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, ये लोग संदिग्ध हैं? ये इतना टाइम कैसे लग गया पता लगाने में? देखिए, टाइम तो लगता है, कोई भी चीज़ ऐसे अचानक से और एकदम से नहीं होती है। बट आपको ये तारीफ करनी चाहिए कि सुरक्षा एजेंसियों ने इतना बड़ा हादसा होने से बचा लिया। आपने खुद ही कल के डिबेट का हवाला दिया जिसमें हमने ओक्लाहोमा की बात करी। तो क्या ओक्लाहोमा जैसी स्थिति ना हुई और हमने इतनी सारी जानें बचा ली, तो क्या ये एक उपलब्धि नहीं है? अगर आप सिक्योरिटी का ऑडिट करेंगे तो क्या आप सिक्योरिटी एजेंसीज को कोई तारीफ नहीं करेंगे क्या उनकी? क्या सिर्फ सवाल ही दागेंगे इस तरीके के जो कि मनोबल को गिराएं? तो ये सब भी देखना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि एक एब्स्ट्रैक्ट में कहानी चल रही है। ये अगर कल परसों ब्लास्ट हुआ है, हाँ, तो उसी के साथ जुड़ी हुई ये सारी कहानियां है कि इतना भारी तादाद में एक्सप्लोजिव भी पकड़ा गया है, राइसिन जैसे पदार्थ बनाने की योजना भी सामने आई है। अब मुझे ये बताइए, ये रेड फ्लैग जो है वो कैसे रेज होता है? मैं ये समझना चाह रही हूँ। मान लीजिए कल को हम में से, अब तो ये व्हाइट कॉलर आ गया, हम कोई पता नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। कल को रूबिका लियाकत अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करने लग जाएगी, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली यूरिया है, और अगर कोई किसान इकट्ठा कर रहा है तो जितनी उसकी खेती है उसके हिसाब से कर रहा है, या ट्रेडर है उसके हिसाब से कर रहा है। आई एम श्योर उसके कुछ कमर्शियल लाइसेंस भी होते होंगे विच आई एम नॉट अवेयर। तो लेकिन अगर आपने कहा कि रूबी का लियाकत इकट्ठा कर रही है, तो ऑब्वियसली फ्लैट में अगर आप इकट्ठा कर रही हैं तो इस पर संदेह तो पैदा होगा, होना भी चाहिए। और शायद तभी हुआ क्योंकि जिन लोगों के पास से अमोनियम नाइट्रेट मिला उनके पास 1 गज खेती की जमीन नहीं थी और पेशेवर डॉक्टर थे, कोई व्यापारी नहीं थे, और इसीलिए वो वहां पर शक भी हुआ और पकड़े भी गए। और लेट मी टेल यू, अभी जरूरी नहीं कि सारे मॉड्यूल आपके पकड़े गए हों, ये कार्रवाई जारी है और आई एम वेरी श्योर और भी ऐसे मॉड्यूल्स होंगे। राइसिन वाला भी कोई इकलौता स्टैंड अलोन ये इशू नहीं होगा, और भी चीजें होंगी। आने वाले समय में देखेंगे कि और धरपकड़ होगी और भी चीजें। ये सच में ये हलक से नीचे नहीं उतर रहा है कि ये 3-4 डॉक्टर मिलकर ये सारा काम कर रहे हो। तो ये कितने दुख की बात है। देखिए, जो डॉक्टर केवल 3-4 डॉक्टर नहीं लग रहे हैं, बात डॉक्टर, इट इज मच मोर देन 3-4 डॉक्टर। 3-4 डॉक्टर तो सामने आए हैं। इसके अलावा पीछे बहुत बड़ा तंत्र है। और देखिए, आपकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन आप इस तरीके के काम नहीं कर सकते जब तक आपके पास स्टेट बैकिंग ना हो। यहां पर स्टेट बैकिंग की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। बगैर स्टेट बैकिंग के आप नहीं कर सकते ये काम। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम, जिस तरीके से लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग इन्वॉल्व है, ये कोई किसी छोटे मोटे संगठन की बस की नहीं है। इट हैज टू बी एट अ स्टेट लेवल। उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा
ही होगा, और बिल्कुल वो ही सामने आ रहा है, इसीलिए सीसीएस की बैठक हो रही है। ये सीसीएस की बैठक पर हमारी नजर देखिए लगातार बनी हुई है। कंचना जी भी हमारे साथ है। कंचना जी, चुनाव के दरमियान जब ये ब्लास्ट हुआ तो मैंने बहुत सी ऐसी आवाजें सुनी जिसमें कहा देखिए चुनाव है, ये तो होना ही था, मतलब सीधा सीधा कटघरे में सरकार को खड़ा करने की कोशिश। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? आपने हमारी आवाज सुनी थी क्या, या आपने तेजस्वी जी की आवाज सुनी थी क्या, जहां पर वो बोले थे कि चुनाव है, ये सब होना है? तेजस्वी जी का तुरंत ट्वीट आया था, तुरंत उन्होंने बोला था कि जो मृतक हैं, जो शहीद हो गए, उनके साथ, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है और सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। देश के साथ हम तब भी खड़े थे, पुलवामा हो चाहे पहलगाम हुआ हो, चाहे ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ, हम खड़े थे और हम खड़े हैं और हम हमेशा खड़े रहेंगे। भाई हम, चाहे मैं हूँ, चाहे रूबिका लियाकत जी हो, चाहे प्रेम शुक्ला जी हो, हर कोई इस देश का एक एक नागरिक जो है, जो इस देश के बारे में सोचता है, वो तो यही चाहेगा ना कि हमारा मुल्क सुरक्षित रहे, हमारे मुल्क में रहने वाले लोग सुरक्षित रहे। और इसीलिए तो जनता चुनती है एक सरकार, और उस सरकार का काम होता है सिर्फ उनका देखभाल नहीं करना, बल्कि सुरक्षा भी प्रोवाइड करना उस सरकार का काम होता है। अगर हम अपोजिशन में हैं तो हम अपोजिशन से होने के नाते सरकार से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि सुरक्षा चूक कैसे हुई। जब आप कहते हो कि 370 हटा दिए और आतंकवाद का खात्मा हो गया, तो अगर दिल्ली में, कैपिटल में ऐसी घटनाएं होंगी तो हम अपने प्रधानमंत्री से, हम अपने गृह मंत्री से सवाल पूछेंगे कि गृह मंत्री जी आप पटना में बैठे हुए हैं, आप दिल्ली जाइए और देखिए कि वहां पर ब्लास्ट कैसे हुआ। अगर यह पूछना भी गुनाह है तो गुनाह ही सही रूबिका जी। और खासकर जिस तरह से अपोजिशन को टारगेट किया जाता है, अरे भाई कौन चाहता है कि, बताइए, आप ही बताइए ना, आपने पूरा नेक्सस बता दिया, लखनऊ से लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर, इतना नेक्सस हमारे मुल्क में पनपता रहा। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, छोड़ दीजिए, हमारी सरकार आखिर में क्या कर रही थी, जब कोई ये घटना छोटी मोटी नहीं है। अगर किसी के परिवार से 13 लोग, एक परिवार से नहीं, अलग अलग परिवार से 13 लोग मर जाए, या पहलगाम से 26 लोग मर जाए, तो क्या ये हमारा और आपका और किसी का दायित्व नहीं कि पूछे कि सिक्योरिटी जो ब्रीच कैसे हुआ, कैसे इंटेलिजेंस एजेंसी को पता नहीं चली और सरकार क्या कर रही थी? और वो सरकार, खासकर वो सरकार जो दावा करती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, और जो 370 हटने के बाद तमाम जो है कि हर जगह की देश सुरक्षित हाथों में हो गया, अब आतंकवाद का खात्मा हो गया, उनसे सवाल पूछा जाएगा। हम रहेंगे सरकार में, हमसे सवाल पूछा जाएगा। बीजेपी है सरकार में, उनसे सवाल पूछा जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप हो या मैं हूं वो देश विरोधी हो गए। सवाल जो लोग पूछ रहे हैं नहीं कहा देश विरोधी। कंचना जी, आप जबरदस्ती इतना नहीं, अब किस बात को लेकर आप इतना गुस्सा हो रही हैं? नहीं, मैं समझी नहीं। एक सेकंड कंचना जी रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, मैंने आपसे क्या पूछा कि कई लोगों ने ऐसी आवाजें बुलंद की, क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? मैं नहीं रखती हूं इत्तेफाक। नहीं, देश विरोधी किसने कहा? कंचना यादव आपको नहीं, सुनिए ना, विक्टिम कार्ड किसी ने नहीं कहा देश विरोधी। जो कहेगा मैं आपके आगे खड़ी हो जाऊंगी कि खबरदार कंचना को देश विरोधी कहा आपने। आप समझ रही हैं? पहलगाम के आप सिक्योरिटी लैब्स का सवाल पूछिए, और आपने पूछा उससे पहले रूबिका लियाकत यहाँ बैठी थी, कर्नल दानवीर से पूछा कि नहीं पूछा? वही चीज आप रिपीट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? बिल्कुल। अरे भाई गुस्सा क्यों हो रही है रूबिका जी? मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। अरे गुस्सा नहीं होना है। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मैं आपके गुस्से को शांत कर रही हूँ कंचना जी। अरे भाई मैं गुस्सा नहीं हूँ रूबिका जी। ये जो आप कह रहे हैं देश विरोधी, किसी ने आपको देश विरोधी नहीं, जबरदस्ती तमगा गले में मत लगाइए अपने, लाओ भी माला मुझे पहना दो। कंचना जी, नोबडी इज कॉलिंग यू देश विरोधी, प्लीज इस मतलब में मत रहिए। ये रूबिका जी का जो टैक्टिक्स है ना, सुनिए ना, हम क्या आपको कह रहे हैं। क्या टैक्टिक? आप सुनिए ना, आपने ये जो सुना, जो लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव है इसलिए हुआ, मैं तो ऐसा कहती हूँ कि सरकार को चाहिए कि उनको गिरफ्तार कर ले। अखिलेश यादव लोग ऐसे, अच्छा अखिलेश यादव ने ये कहा अखिलेश चुनाव चल रहा है इसलिए ब्लास्ट हुआ। सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे जो ये कहे कि चुनाव के अखिलेश यादव को गिरफ्तार करवाना चाह रही है। अरे दिखाइए ना भाई, कहाँ ऐसा हुआ, दिखाइए ना ऐसा। अखिलेश जी ने क्या कहा? ये जो प्रोपेगेंडा है ना रूबिका जी, क्या आप फंस जाती हैं, फिर आप इधर-उधर करने लगती हैं। आप गिरफ्तार कीजिए। एक सेकंड में अभी होगा। अरे भैया, अखिलेश जी ने जो बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट कंचना जी के सामने लाई है। मैं इस स्टूडियो में कदम नहीं रखती हूं कंचना यादव जब तक मेरी तैयारी पूरी ना हो। आई मेक श्योर हर नुक्ता पढ़कर आती हूं, हर कॉमा पढ़कर आती हूं, तब जाकर मैं अपनी जुबान से कोई चीज निकालती हूं। मैं बहुत क्रेडिबिलिटी के साथ अपनी बात रखती हूँ। मैं जनता को किसी भी तरह के भ्रम में या भ्रामक सिचुएशन में डालना मेरा काम नहीं है। अरे भाई सरकार से पूछिए। ठीक, तो सरकार से तो मैं पूछ लूंगी, अभी प्रेम शुक्ला की बारी आई नहीं है। मैंने पहले इसीलिए आपको पूछा ताकि आप वो पूरा वक्त ले लेंगी। अब इफ एंड बट मत करके उधर जाइए।
आपने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों का लैप्स था, गवर्नमेंट यहाँ पर लेजी बनकर बैठी हुई थी। रुबिका लियाकत वो सवाल पूछेगी, बेखौफ पूछेगी, पर आप ये मत कहिए कि हमें देश विरोधी ना बुलाएं। कोई नहीं पुकार रहा आपको देश विरोधी। प्रेम शुक्ला जी, अब कुछ सवाल आपके सामने है और वो सवाल मैं नहीं दोहरा रही, ये कंचना यादव ने अभी अभी कहा है। आई विल नॉट वेस्ट टाइम सर। 2 साल तक कोई अगर असला बारूद इकट्ठा कर रहा है आपकी नाक के नीचे, कैसे पता नहीं चल रहा है? देखिए रुबिका जी, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में टेरर के 10-20 अगर मॉड्यूल एक्टिव हो तो उसे ढूंढना घास के गट्ठर में सुई तलाशने जितना ही दुष्कर है। बावजूद इसके सिर्फ पिछले महीने में टेरर के 9 मॉड्यूल जो हैं, ये फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से कनेक्टेड जो मॉड्यूल जिसकी चर्चा हम सब कर रहे हैं, इसके अलावा 8 और मॉड्यूल जो है इस देश की खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों के तारतम्य के चलते पकड़े गए हैं। और बीते 11 वर्षों में ऐसे सैकड़ों मॉड्यूल जो हैं उनको बेनकाब किया गया है, जिसके कारण ही 1980 के दशक से लेकर 2010 के दशक के प्रारंभ तक ऐसा कोई महीना, ऐसा कोई सप्ताह नहीं बीतता था जब इस देश के किसी कोने में आतंकी वारदात नहीं होती थी। आप कहें तो मैं सिलसिलेवार वो सब गिना भी सकता हूं, उतना आप समय दे तो, लेकिन उसका कोई औचित्य यहां नहीं है। सवाल यह है कि हम आतंकवाद को परास्त करने के दिशा में कितना प्रभावी कदम उठाते हैं। तो हम 2014 के बाद में जब भी आतंकी घटनाएं हुई तो आतंक के ना केवल जो है उसकी जो आर्मी है उस पर ना केवल हमला किया गया, बल्कि उसके हैंडलर्स पर भी लगातार हमला किया गया। इसी का परिणाम है, घर में घुसकर मारने का परिणाम है। जो भी कोई आतंकी नेटवर्क में शामिल व्यक्ति है, हर किसी को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने का जो भारत का संकल्प है, उसी का परिणाम है कि आतंकी घटनाएं घटी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है और इसके आंकड़े बयान करते हैं। मैं इसमें कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं। आप सोचिए ना, 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, सर मजाक नहीं है, मतलब ट्रक भर जाए पूरा का पूरा, ये कोई इकट्ठा करता चला गया, किसी को कानो कान खबर कैसे नहीं हुई जी? ये तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस मौलवी को पकड़ा, मौलवी ने मुजम्मिल का नाम लिया, फिर मुजम्मिल ने आदिल का नाम लिया, आदिल ने उमर का नाम लिया, तब जाकर वो 2900 किलोग्राम मिला अमोनियम नाइट्रेट। सर आखिरी कड़ी में कहीं जाकर, उससे पहले खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता सर। कर्नल दानवीर सिंह ने इसका जवाब लगभग दे दिया, फिर भी मैं आपसे बता रहा हूं। आपको ध्यान होगा 12 मार्च 1993 को मुंबई में सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स से विस्फोट करके सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने का काम आतंकवादियों ने किया था। उसमें भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट याकूब मेमन शामिल था। तब जो है कस्टम्स के रास्ते, समुद्र के रास्ते आरडीएक्स लाया गया, वो उसको स्मगलिंग नेटवर्क का यूज किया गया। लोगों को लगा चांदी आ रही है, आ गया आरडीएक्स। तो चांदी के आज जितना कस्टम्स गुड्स आता है हमारे देश में, सारे गुड्स को जांचा नहीं था। और अमोनियम नाइट्रेट जो कृषि के कार्य में उपयोग होने वाले फर्टिलाइजर के रूप में भी उपयोग होता है, ऐसा अगर कोई कलेक्ट कर रहा है तो उस पर शक होने के कारण है। क्यों शक हुआ? क्योंकि वो गैर एग्रीकल्चरिस्ट जो है, गैर कृषि कार्यों में जो संलिप्त व्यक्ति था, वो इसको उपयोग में ला रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि ये रेडिकलाइजेशन हो क्यों रहा है, ये रेडिकलाइजेशन कर कौन रहा है, क्यों कर रहा है, और इस रेडिकलाइजेशन को रोका कैसे जाए। अभी हमारे चैनल में जो चर्चा शुरू हुई, डॉक्टर जलीस अंसारी 1990 में डॉक्टर टेरर बनकर उभरा था और मुंबई समेत जो है कई स्थानों पर उसने बम कांड किए थे। उसी तरह से आज डॉक्टरों का एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है, पढ़ा लिखा वर्ग, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये क्यों आतंकवाद के लिए रेडिकलाइज हो रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी, ये रेडिकलाइजेशन करने वाले लोग मैं अखिलेश यादव का बयान आपको सुनाती हूं। वो ये कह रहे हैं सरकार को सबसे पहले इंटेलिजेंस विभाग को खत्म कर देना चाहिए, सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे हैं पूरा देश चाहता है कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाए, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, लगातार ये घटनाएं क्यों हो रही है? मतलब इंटेलिजेंस विभाग खत्म कर दिया जाए ताकि आतंकी नंगा नाच करें। इंटेलिजेंस विभाग की सतर्कता के ही परिणाम स्वरूप जो है हमारी सुरक्षा एजेंसियां 100 बार जो है
कई 100 बार सफलता पाती है, एक आध बार कभी विफल होती हैं। एक विफलता के लिए उनका डिपार्टमेंट खत्म कर दिया जाए और 100 सफलता के कारण क्या 100 सफलता को कंचना जी कैसे करें, 30 सेकंड्स उसके लिए कभी मांग उठी 30 सेकंड्स और उसके बाद मोहम्मद फैज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद रूबिका जी। लेकिन मेरा क्या कहना था, आप उससे भड़क गई, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव नहीं हो। सुनिए ना, आज रूबिका जी अब देखिए बहुत दिन बाद आपके साथ जुड़ी हूँ तो मुझे 30 सेकंड दिए, 30 सेकंड सुन लीजिए। चुनाव चल रहा हो, चुनाव नहीं चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो या नहीं चल रहा, आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए वो सरकार जो ताल ठोकती है कि देश सुरक्षित हाथों में है और जो ब्लास्ट हो जाए कहीं पर 13 लोग मर जाए, कहीं पर 26 लोग मर जाएं और उसके बाद कहती है हम तो ये सक्सेसफुल ऑपरेट कर लिए, देखिए ये तो बड़ा हो सकता था लेकिन हमने पहले ही रोक लिया। अरे 13 लोग की जान की कीमत समझते हैं सर, 13 लोग की समझते हैं। देश सुरक्षित हाथों में होता तो दिल्ली तक पहुंचता कैसे? आपने पूरा नेक्सस बता दिया, जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ से लेकर पटना से लेकर कौन सा शहर नहीं छूटा और ये सब होता रहा। ये सब क्यों नहीं पूछेगा कोई कि इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको आप बर्खास्त कर दीजिए, निकाल दीजिए, क्योंकि फेल हो रहे हैं बार बार। पहलगाम के बाद अभी ये पहलगाम हुआ था जब हमने पाकिस्तान को इतना डरा दिया था, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था जैसा आपने कहा, तो आखिर में ये घटनाएं कैसे हो रही हैं, क्यों नहीं थम रही हैं? सवाल तो पूछा जाएगा ना सरकार से कि आप कह रही हैं कि हम भी सरकार की जुबान में जुबान मिला लें तो फिर किस काम के हम लोग विपक्षी। और सबसे पहले सवाल तो प्रधानमंत्री जी से पूछा जाएगा। आत्मा उनका आहत हुआ, दिल भारी था भूटान में जाकर, जब केक खा रहे थे तब जाकर। अरे अपने देश में रहते इतनी बड़ी घटना हो गई, यहीं पर रुक जाते, देश को संभालते, देश को देखते। सुरक्षा एजेंसी फेल हो गई थी, देश जवाबदेही मांग रहा था प्रधानमंत्री जी से, लेकिन प्रधानमंत्री जी जाकर केक खा रहे थे। यही देश केक खाने नहीं गए थे, केक खाना होता तो वो अपने घर ही पर मंगा के खा लेते। देश के दूसरे भी तो कमिटमेंट्स होते हैं ना मैम, ये क्या केक खा रहे थे? ये कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, एक कमिटमेंट होता है। अभी वो जैसे ही उतरे हैं भूटान से पहुंचे हैं दिल्ली और सीधा एलएनजेपी हॉस्पिटल गए हैं लोगों से मुलाकात करने के लिए, केक खा रहे थे। ये बस यही आपको दिखा पूरे टाइम में। जो डील्स हुई हैं, जिस तरीके के संबंध आगे पड़े वो नहीं दिखे। वो घूमने के लिए नहीं गए थे वहां पर, कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो घूमने के लिए नहीं गए थे, सफारी पर नहीं गए थे मैम। He did not go on a safari there. Please, इसको आप इसको इतना हल्के में मत लीजिए। प्रेम शुक्ला जी देखिए, ऐसा होता है कि आतंकवादियों को पालता कौन है? श्रीमान लालू प्रसाद यादव, मोहम्मद अफरोज नाम के इस देश का अल कायदा का पहला आतंकवादी पकड़ा गया था, मोहम्मद अफरोज। उसको वो टिकट देते थे चुनाव लड़ने के लिए। तो लालू जैसे लोग जो आतंकवादियों को पालने का कुकर्म करते हैं, ऐसे लोगों में आपके पीछे बोल रही है, क्यों पीछे बोल रही है? बदतमीजी क्यों कर रही है? बदतमीजी क्यों कर रही है? मैं आपके बकवास को भी सुन रहा था ना, मैं आपके बकवास को भी सुन रहा था ना, बहुत ध्यान से गौर से। इतना बकवास क्या कर रही है? क्या हो जाता है? क्या लगता है चवन्नी की रील के लिए जो है किसी के पीछे चिल्लाने लगेंगी? चवन्नी के रील के लिए कहीं भी चिचियाने लगेंगी। लालू यादव चारा चोर इतना चोरखट आदमी है कि मोहम्मद अफरोज जैसे आतंकवादी अल कायदा का पहला भारत में पकड़े गए आतंकवादी को जब लालू यादव अपना कैंडिडेट बनाते हैं। कंचना जी रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए सर, प्लीज अंडरस्टैंड। इस देश में कंचना जी, प्रेम शुक्ला जी, दोनों की आवाज मैंने बंद की है। आप दोनों इस बात को समझिए सर, अभी हम लोग बहुत बड़े खतरे से डील कर रहे हैं। मोहम्मद फैज भी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। मोहम्मद फैज, जो सवाल मैं पूछने वाली हूँ, मुझे पता है इसके लिए बहुत सारे मेरे ऊपर जो है आक्षेप लगाए जा सकते हैं, पर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज मुझे ये बताइए, पाकिस्तान को इस्तेमाल करना था तो वो दूसरे कौम के लोगों को भी तो इस्तेमाल कर सकता था ना। हाँ, वो ईसाइयों को कर सकता था, वो यहूदियों को कर सकता था, वो हिंदुओं को कर सकता था। व्हाइट कॉलर मुसलमान ही क्यों मिले उसे? कौन सी वो कमजोर कड़ी है कि पढ़ा लिखा समझदार 5 वक्ता नमाजी ये सब करने को राजी हो जाता है? और प्लीज मुझे कोई ये ज्ञान ना दे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद। आदरणीय रूबिका जी, आपके शो में मैंने पहले भी इस प्रश्न का उत्तर दिया था और तब मौलाना अंसार रजा मेरे ऊपर टूट पड़े थे। उर्वशी मेनका रंभा के नाम पर कोई भी हिंदू बम बांधकर नहीं फटेगा कि वहां पर मुझे उर्वशी रंभा मेनका मिलेगी। आज भी
कुछ मुस्लिम यूथ के अंदर यह है कि मौलाना उन्हें बता दे कि वहां 72 हूर मिलेगी और यहां पर तुम बम बांध के फट जाओ, काफिरों को मार दो तो तुमको वहां जन्नत मिलेगी। आज भी उसको कुछ लोग शहीद मानते हैं। ये जो मानसिकता है ना अंधविश्वास की या जहालत की, ये है हमारे यहां। अभी तक जो धर्म सुधार आंदोलन होना था, समाज सुधार आंदोलन होना था, वो नहीं हुआ। ईसाइयों में हुआ, हिंदुओं में हुआ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज रूबिका लियाकत जी, आप जैसे और हम जैसे मुसलमानों की है। दिशा निर्देश दें। ये जो डॉक्टर्स बन के इन लोगों ने जो कृत्य किया, और पाकिस्तान ने और चीन भी केवल और केवल मुसलमानों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि मुसलमानों को बहुत आसानी से वर्गलाया जा सकता है धर्म के नाम पर कि आपका धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, और वो इस बात पे आ भी जाता है। तो मैं मुस्लिम यूथ से भी यही कहूंगा, और स्पेशली कंचना यादव जी जैसे लोगों से भी यह कहूंगा कि भाई आप मुस्लिम की एजुकेशन पे काम कीजिए, और कुछ गलत होता है तो आप उन्हें बताइए कि नहीं ये गलत है। उनका तुष्टीकरण करना, सरकार पर दोष देना, मोदी जी को अपशब्द कहना, संघ परिवार को अपशब्द कहना, यह बंद कीजिए। इससे आप मुसलमानों का भला नहीं करते हैं, बल्कि तुष्टीकरण के माध्यम से उन्हें और अंधविश्वास में आप डाल देते हैं, कट्टरपंथ की ओर डाल देते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान एक गज़वाए हिंद की भी थ्योरी है जो कि हो चुका है। पाकिस्तान पर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, दैट्स फिनिश। अब वो ये सोचते हैं कि भारत का जो बचा हुआ भाग है उसको भी वो पूरा इस्लामिक कंट्री बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं रूबिका जी, आप और हम और कंचना यादव जी और तमाम जितने लोग यहां पर बैठे हैं, सुरक्षित केवल इसलिए हैं क्योंकि भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग रहते हैं, इसलिए इस्लाम के तमाम फिरके भारत में सुरक्षित है। हम आप जैसे उदारपंथी लोग सुरक्षित है, तमाम मस्जिदें सुरक्षित है, तमाम दरगाहें, खानकाहें सुरक्षित इस बात है। को कितने लोग मान रहे हैं? पर पर मोहम्मद फैज भाई मुझे ये बताइए, इस बात को कितने लोग मान रहे हैं? चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा तबका हो, चाहे वो बिल्कुल सिफर ना पढ़ा लिखा तबका हो, सबको तो यही लगता है ना, जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है कि मुसलमान खतरे में है और अब उसको आकर आवाज बुलंद कर देनी होगी। लेकिन मैं लौट कर, ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है ये खतरनाक है। अभी आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया कि मुसलमानों को पढ़ाने लिखाने पर ध्यान देना होगा। ये जो पकड़े गए हैं ये सब कम पढ़े लिखे हैं, ये बताइए फैज भाई, कम पढ़े लिखे हैं? मतलब सबसे कठिन पढ़ाई, कठिनतम पढ़ाई अगर कोई हो सकती है तो वो डॉक्टरी है, एमबीबीएस एमडी करना। और फिर अगर आपका दिमाग घुमा दे, फिर कहां गई पढ़ा लिखाई? लेट मी कंप्लीट। ये लोग बहुत धूर्त लोग होते हैं, जैसे कि अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब मोस्ट एजुकेटेड पर्सन थे, लेकिन इनको पता था कि मुसलमानों को कैसे चराना है, कुरान शरीफ का कैसे गलत इंटरप्रिटेशन करना और इस्लाम के नाम पर एक इस्लामिक स्टेट बना लेना। और पाकिस्तान और उन लोगों ने बना भी लिया, उन लोगों ने बना भी लिया। इसी तरीके से ये लोग भले एमबीबीएस कर ले, कुछ भी कर ले, पर कुछ जाहिल मुसलमानों का ये लोग लगातार इस्तेमाल करके ये आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। शुरू से सही फ्रेमिंग हमें करनी होगी। हम आज मोदी जी से कहते हैं हम राष्ट्रवादी मुसलमानों को मदरसों का संचालन दीजिए, स्कूलों का संचालन दे दीजिए। जी, एग्री कर रही हैं आप इस बात से? ओके मोहम्मद साहब रुकिए एक सेकंड, उसके बाद स्मिता प्रकाश कुछ कहना चाह रही हैं। कंचना जी 20 सेकंड्स। इन्होंने क्या बोला, क्या थ्योरी दिया? मैं तो हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ नहीं, लेकिन कुरान में कहाँ पर लिखा है कि मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, मुसलमान ये होते हैं, मुसलमान वो होते हैं? अरे भाई, जो टेररिस्ट है, टेररिस्ट को पकड़ने के लिए तो ही हमारी सुरक्षा एजेंसियां है ना सर। टेररिस्ट को ही खत्म करने के लिए हमारी सरकार है ना सर। टेररिज्म कहीं पर होगा, टेररिज्म कहीं पर होगा, सरकार क्या फैसले पहले बोलने तो दीजिए ना। फैसले कंचना जी को बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोली, उनको बोलने दीजिए पहले। हाँ फैज भाई सुन लीजिए, क्या सरकार बस चंदा लेने के लिए बनाई गई है या चुनाव लड़ने के लिए बनाई गई है? सरकार का भी कुछ दायित्व है। जैसा आप बोल दिए ये पढ़े लिखे, अरे भाई सरकार का ही काम है शिक्षा प्रोवाइड करना, हमारा काम नहीं यहाँ से बैठकर शिक्षा प्रोवाइड करना। आपका भी काम हो सकता है, रूबिका लियाकत जी का भी काम हो सकता है कि अपने चैनल के माध्यम से देश को सही दिशा दे, दशा दे। जो कर रही है वो कर रही है कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम तो अपना सवाल करेंगे या नहीं करेंगे? ये कुरान में कहां पर लिखा है कि सारे मुसलमान जो है वो जिहादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं? जिस तरह आप बोलते चले गए धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, बताइए ना फैज भाई, आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ।
अरे तो कम से कम सरकार से खैर भाई को सरकार से भी सवाल कर लीजिए, खैर भाई को सरकार से भी सवाल कर लीजिए। ये मोदी मंडलम में मोदी प्रधानमंत्री हैं। मुसलमानों की एजुकेशन पे आप बात कीजिए, आप केवल तुष्टीकरण के माध्यम से मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं, तो ये हद तक करना आप बंद कीजिए। कुरान शरीफ की सही इंटरप्रिटेशन होती है तो सही इंटरप्रिटेशन को होने दीजिए। मुसलमानों में एक समाज सुधार का काम होता है तो समाज सुधार का काम होने दीजिए। केवल तुष्टीकरण करके स्टार पार्टी देकर समझ में आ गई। नहीं, एक चीज तो है सर, एक चीज तो है स्मिता प्रकाश, ये ना ये बड़ा खौफ में रहते हैं कि टेररिज्म के अंदर रिलीजन ढूंढना या उसके रूट कॉज में जाना या रेडिकलाइजेशन पर बात करना, इससे बचते हैं। अपन बचेंगे तो थोड़ा सा एलीट कहलाएंगे, थोड़े पढ़े लिखे कहलाएंगे और उसको जस्ट ब्रश इट अंडर द कार्पेट। कब तक करेंगे ये? हाँ, इसमें अब जाहिल होना या पढ़े लिखे होने की बात तो उठती ही नहीं है। इट्स क्वाइट क्लियर अब ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर। एक तो मेरी राय में अभी ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है और फरीदाबाद का वाकया जो हुआ है, इसे या तो कामयाबी या नाकामी करार देना जल्दबाजी होगी। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, खासतौर पर एनआईए से देख रही है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज को खत्म नहीं करना चाहिए। खत्म करना गलत है, अगर उन पे सवाल उठा रहे वो ठीक है, लेकिन दे आर यूजलेस, इन्हें बंद कर दीजिए, ये गलत है। मोरारजी देसाई एक प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने वो काम किया, इस देश ने वो भी देखा हुआ है कि वो दौर भी देखा हुआ है जब ये हुआ था। एंड रूबिका, एक और चीज है कि ये जो पॉलिटिसाइजेशन चल रहा है ना व्हाइट कॉलर टेररिज्म को देकर, दिस इज अ रियल डेंजरस ट्रेंड। आज आपने देखा होगा कुछ ही घंटे पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि परिवार वालों को कस्टडी में क्यों लिया जा रहा है, वो दोषी नहीं है लेकिन उन्हें कस्टडी में लिया जा रहा है। शी नोज इट, शी लिव्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन। वो जानती हैं कि उन्हें इसलिए क्वेश्चनिंग के लिए लिया जाता है क्योंकि उनके पास फोन्स हैं, उनके पास ये जो लिंक्स हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे लिंक्स होते हैं सोशल मीडिया के, उसके जरिए पता लगता है कि ये लोग कहां पर हैं। जो दोज हु आर नॉट इन कस्टडी एज येट, उनका नेटवर्क कितना बड़ा है, ये सब पता करने के लिए। दूसरा, उनका डीएनए लेने के लिए, ताकि जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया जा सके। ये सब महबूबा जानती हैं, और सिर्फ महबूबा नहीं, सब लोग जो कॉन्फ्लिक्ट जोन के हैं वो सब जानते हैं। और हमें भी ये जानने की उत्सुकता है कि उनके परिवार वाले ऐसा क्यों है कि वो अपना खून पसीना एकजुट करके वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पेट काट कर 18-19 लाख मिनिमम खर्च होता है एक एमबीबीएस डॉक्टर करने में, एमडी, और अगर बाहर भेज रहे हैं जैसे इन्होंने बांग्लादेश भेजा या चाइना भेजा तो और पैसा तो ये पाकिस्तान के शिकंजे में क्यों आते हैं? Why are they falling into that तो trap? नहीं है, ये पैसे के चक्कर में तो नहीं आ रहे हैं, ये दिस इज फॉर श्योर, ऐसा तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरा, मेरे पास वक्त की कमी है क्योंकि आप सीसीएस की बैठक भी शुरू होने वाली है। कंचना जी, बस एक त्रुटि ठीक करना चाहती हूं। मैंने कहा था कि आप अखिलेश जी के लिए ये बात बोल रही, नहीं, वो एक कांग्रेस की प्रवक्ता है अनुमा आचार्य करके, उन्होंने एग्जैक्ट वही शब्द बोले थे जो अखिलेश यादव ने कहा था। वो ये था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो है उनके अधिकारियों को हटा देना चाहिए अगर वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद को जड़ से खत्म होना चाहिए। बहरहाल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।